ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि हम लोग जो है आज वो शुरू करेंगे क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है, हम वो उसको डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आप लोगों का पूरा अटेंशन चाहिए और कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, ये वाली क्लास आपकी सहूलियत के लिए रिकॉर्ड भी हो रही है। कृपया अपने माइक सभी लोग बंद रखें, अगर कोई डाउट बीच में होगा तो फिर पूछ लेना, अदरवाइज सभी लोग अपने माइक वीडियोस बंद करें ताकि प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्डिंग का मैनुअल सही तरीके से रहे। ठीक है, ये किसका वो खुल रहा है, माइक कौन खोल रहा है अपना? ठीक है, माइक बेटा सभी लोग बंद रखिए प्लीज, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि माइक आप लोगों का बंद रहे। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है ठीक है, आवाज सभी लोगों को आ रही है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग आज सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कि टू सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, मतलब इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या शर्तों की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम टू सेक्टर इकोनॉमी में हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हम निकालते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू एग्रीगेट आउटपुट वाले अप्रोच से। दो अप्रोच हम फॉलो करते हैं, एक करते हैं एग्रीगेट इनपुट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू एग्रीगेट आउटपुट वाला अप्रोच, और दूसरा जो अप्रोच है दैट इज सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट वाला अप्रोच। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना। पहला अप्रोच क्या है हमारा कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीगेट आउटपुट के बराबर है, और दूसरा क्या है कि जो हमारा सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब पहले वाले अप्रोच को हम लोग सबसे पहले लेकर के चलते हैं। ठीक है, पहला वाला अप्रोच क्या है, इक्विलिब्रियम कब होता है इकोनॉमी में? इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होता है जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहिए या एग्रीगेट डिमांड कहिए, वो किसके बराबर होता है? वो एग्रीगेट आउटपुट या इनकम या जीडीपी, आप जो भी उसको कहें, उसके बराबर होता है, तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है। या कहने का मतलब है, इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है कि हमको ये बताना है कि कंट्री में इनकम कितनी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने कहा है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट बराबर होना चाहिए। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि वो इसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से मतलब है कि जो हाउस होल्ड हैं और जो फर्म्स हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना कंजप्शन का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और वो कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें आती हैं बच्चे? लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि एक तो इसमें आता है कंजप्शन, जितना भी हाउस होल्ड लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा इनमें से आता है इन्वेस्टमेंट। आप सभी को पता है कि कंजप्शन किस पे डिपेंड करती है? कंजप्शन इनकम पे डिपेंड करती है, जिसका हम लोगों ने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था। और कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? कंजप्शन फंक्शन होता है C इक्वल्स टू A प्लस BY, या आप लोग इसको A की जगह अल्फा भी लिख सकते हैं, तो वो ऐसे हो जाएगा C इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वाई। यहाँ पर अल्फा या A क्या है? वो है ऑटोनोमस कंजप्शन। बीटा या B क्या है? वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y है आपका इनकम। ठीक है, इसको नेशनल इनकम भी कहते हैं हम लोग। और C क्या है इसमें? कंजप्शन। ठीक है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दो चीजों से मिलकर के बनता है। किस किस चीजों से मिलकर के बनता है? कंजप्शन से और इन्वेस्टमेंट से। कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है। कंजप्शन फंक्शन हम लोगों ने पहला पढ़ा हुआ। दूसरा जो आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट के क्या क्या अंदर चीजें क्या क्या आती हैं वो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। ठीक है,
तो इन्वेस्टमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट दो चीजों पर डिपेंड करती है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। एक करती है किस चीज पर? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे, और दूसरी डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करती है कितना आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जेएम कीन्स ने कहा है कि वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, शॉर्ट रन में इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा किस पे डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो अगेन दो चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब कोई कैपिटल लगाएंगे हम तो उससे रिटर्न कितना मिलेगा, ये वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और दूसरा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होगी नहीं, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब है कि अगर मैं मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे वहां से रिटर्न कितना मिलेगा? 5% मिलेगा, 6%, 10%, कितना मुझे रिटर्न मिलता है, वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है जो इस इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और शॉर्ट रन में क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगी, तो इसलिए उसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी कई बार हम लोग बोल देते हैं, इसको I0 से हम लोग डिनोट कर देते हैं, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हम इसका एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये अभी लास्ट वाला ही रिवीजन करा रहा हूं, कुछ नया अभी नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या था? वो कुछ इस तरीके से था कि भाई ये क्या जा रहा है, ये 45 डिग्री की लाइन ऑफ रेफरेंस है जो इक्वलिटी को बताएगी। ये कंजप्शन का ग्राफ है। सी क्या होता है? A प्लस बी वाई। और क्योंकि हमने कंजप्शन को ऑटोनॉमस माना है, हमने उसको माना है कि वो इनकम से डिपेंड नहीं करती, वो ऑटोनॉमस है, तो इसलिए क्या करेंगे उसको हम, तो उसको इन दोनों के बीच में एक पैरेलल सी लाइन चली जाएगी और ये हो जाएगा C प्लस आई। तो कुछ ऐसा एक ग्राफ होता है, ठीक है, जो दिखाता है किसको, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं, ये कंजप्शन को दिखा रहे हैं। हम C प्लस आई को क्या बोल सकते हैं? इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी का सबसे पहले मतलब ही क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इसमें केवल दो ही सेक्टर है। एक कौन सा सेक्टर है? एक है आपका हाउस होल्ड और एक है फर्म। अभी इसमें गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वगैरह नहीं है। इट इज ओनली टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल भी इसको बोलेंगे। ठीक है, हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट को देख रहे हैं। ये माइक किसका ऑन हो गया? मैंने कितनी बार बोला है माइक ऑफ रखो अपना। ठीक है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट चीज जो हमको समझनी है वो है एग्रीगेट आउटपुट, और फिर हम लोग इनका क्या करेंगे, कैसे इससे वो निकलेगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकलेगा, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के बाद एक दो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और वहां से काम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एग्रीगेट आउटपुट क्या होता है? ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट या इनकम या जीडीपी, आप इसको जो भी कहें, ठीक है, या कई बार एग्रीगेट इनकम और जीडीपी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग कि एग्रीगेट आउटपुट क्या है। अब ध्यान दो, एग्रीगेट आउटपुट किस चीजों से मिलकर के बनता है, या जीडीपी क्या होता है कि कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। ठीक है, अब वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होंगे, एग्रीगेट आउटपुट भी दो चीजों से मिलकर के बन सकता है, या तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होंगे या वो कैपिटल गुड्स होंगे।
फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से वाले हो गए, जो फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करता है लास्ट में, जैसे बिस्किट हो गया लास्ट में हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होंगे, वो चीजें जिनसे फर्दर आगे चीजें बनेंगी। लाइक अगर हमने कहा कि कैपिटल गुड हो गया कोई मशीन, ठीक है, तो मशीन से आगे फर्दर चीजें बनेंगी, दैट इज कैपिटल गुड। तो दोनों को अगर मिला लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी आवर एग्रीगेट आउटपुट। अब एग्रीगेट आउटपुट किस चीज से बनता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनती हैं। आप लोगों ने फर्स्ट सेम में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे थे हम, तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता था, मतलब जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी वो किससे बनेंगी, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्हीं सब चीजों से मिलकर के बनती हैं, ठीक है। तो हम कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि जो वाई है, मतलब जो भी देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, मतलब वो आउटपुट है। और वो आउटपुट किससे मिलकर के बन रहा है, वो आउटपुट बन करके बन रहा है, एक तो उसमें लेबर है, लेबर को दिखा रहे हैं एन से, उसमें कैपिटल है, कैपिटल को दिखा रहे हैं के से, और टेक्नोलॉजी को दिखा रहे हैं टी से। अब कीन्स का जो मॉडल है वो शॉर्ट रन मॉडल है। शॉर्ट रन का मतलब क्या है, शॉर्ट रन का मॉडल मतलब है कि कम समय के लिए, कम समय के लिए भी कौन सा, कि जिसमें कैपिटल और टेक्नोलॉजी को आप चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट हो सकती हैं। क्योंकि ये मॉडल तब का है जब, कब की बात हो रही है, जब ग्रेट डिप्रेशन था, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में थी। ऐसे समय में कीन्स आए और कीन्स ने कहा कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, ठीक है, हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, वी नीड शॉर्ट, एक तरह से शॉर्ट टर्म मॉडल, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस चाहिए। तो ये जो मॉडल है इट इज शॉर्ट टर्म मॉडल। तो y इक्वल्स टू एन के टी, तो कैपिटल हमारी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी हमारी शॉर्ट रन में कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं होगी। तो कीन्स ने कहा कि अगर शॉर्ट रन में हमको आउटपुट बढ़ाना है तो हमको लेबर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लेबर अगेन, लेबर ऐसे नहीं बढ़ जाएगा अपने आप ही। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे, कीन्स ने कहा कि भाई अगर वो जो डिमांड होगी उनकी, वो भी अलग, एक अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो एक अलग चैप्टर का मुद्दा है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये दोनों चीजें क्या है, दे आर कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोगों ने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी समझ लिया है, एग्रीगेट आउटपुट को भी समझ लिया है। जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, ये सब एक ही चीज है। लेकिन जब हम जीडीपी बोलते हैं या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं तो उस समय हम सप्लाई साइड की बात कर रहे होते हैं। और जब हम क्या करते हैं, जब हम नेशनल इनकम कह रहे होते हैं तो उस समय हम इनकम साइड या डिमांड साइड की बात कर रहे होते हैं। तो वही डिफरेंस है, बाकी और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो अब ये मॉडल हम लोग पढ़ते हैं और एग्रीगेट आउटपुट के बीच में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, इसको मिटा रहा हूं। अब आगे जरा देखना कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है, ठीक। और फिर इसी का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, ये ग्राफ बना रहा हूं, इधर है हमारा, हाँ इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं या फिर आप इसको नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, या वाई। और इस तरफ हो गया हमारा एग्रीगेट आउटपुट। ये दोनों एक ही चीज है, बस डिमांड और सप्लाई वाली बात है बस, ठीक है। डिमांड साइड से देख रहे हैं या सप्लाई साइड से देख रहे हैं, ठीक। तो कह सकते हैं, या हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो एग्रीगेट आउटपुट ना भी कहें आप इसको, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने पहले पढ़ाया है वही कर लेते हैं। इसको नेशनल इनकम ना भी कहो तो इसको आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं, आप कंफ्यूज मत होना, बस वो एक ही चीज है। नाउ दिस इज 45 डिग्री लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या फिर लाइन ऑफ रेफरेंस ये क्या दिखा रही है, ये दोनों की इक्वलिटी को दिखा रही है कि जब ये एक तरीके से आउटपुट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर है उसको दिखा रही है, ठीक। अब सबसे पहले दिस इज योर कंजप्शन सी, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी बाय
नाउ हियर कम्स योर, बिल्कुल इसके पैरेलल, दिस इज योर C प्लस आई, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट C प्लस आई, तो C प्लस आई यहां पर हो रहा है, इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर कहां पे आ रहा है, यहां पे टच कर रहा है इस लाइन को, ये 45 डिग्री वाले को, और जहां पे ये 45 डिग्री लाइन टच कर रही है वही क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी आर एग्रीगेट आउटपुट, या वो हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। अगर हम इसको साइन दे दें, दैट इज वाई ओ एक्स, ये मान लो हमारा ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम आमतौर पे इकोनॉमिक्स में ई पॉइंट से मिलेगा, दैट इज वाई, इसको y1 ले लो या कुछ भी ले लो, तो ओ y1 हमारी नेशनल इनकम होगी, मतलब इतना एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। अब कीन्स ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि जहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट बराबर होता है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, तो देश में इतना ये हमारी इनकम होगी, इस इनकम पे हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये होगा और एग्रीगेट आउटपुट ये होगा, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। इट जरूरी नहीं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, तभी डिप्रेशन और डिप्रेशन बोलते हैं वो वाली कंडीशंस आती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। उसको मिटा रहे हैं और इसका फिर मैथमेटिकल थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने कहा कि एग्रीगेट आउटपुट किसके बराबर होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, मतलब एग्रीगेट आउटपुट इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब कैसे इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस आई, C प्लस आई होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, गॉट इट। अब C को हम कैसे डिनोट करते हैं, C को हम क्या लिखते हैं, C को हम लिखते हैं क्या, A प्लस बी वाई, ठीक। अब ये C की जगह पर हम इसको रख दें तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 होगी, C की जगह हमने ये रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, एग्रीगेट इक्वल्स टू क्या, क्या कह सकते हैं हम इसको। तीसरी इक्वेशन ये भी हो सकती है कि हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। अब ये वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि y इक्वल्स टू C प्लस आई होना चाहिए था, तो C की जगह पे मैंने ये रख दिया, तो ये हो गया आपका A प्लस बी वाई प्लस आई दोबारा से, ठीक है। ये जो I है ये ऑटोनॉमस है, I इक्वल्स टू, क्योंकि ऑटोनॉमस है तो I जीरो भी लिख सकता हूं इसको। अब ये क्या हो गया देखो, y में से ये इधर बी वाई इधर ले आओ, इक्वल्स टू क्या, a प्लस आई जीरो, ये हम ऑलरेडी कह सकते हैं कि I इक्वल्स टू आई जीरो के बराबर है, मतलब इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इधर आप लोगों ने क्या ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इधर 1 माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस आई जीरो, और y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये नीचे चला जाएगा तो a प्लस आई जीरो अपॉन 1 माइनस बी, ये फाइनल इक्वेशन आ गई हमारी किसकी, नेशनल इनकम निकालने की, गॉट इट। तो एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट इनकम के बराबर है, एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू C प्लस आई, ठीक है। C प्लस आई के बाद क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चों जरा होल्ड करना, आई एम गेटिंग ए कॉल।
एक मिनट होल्ड करना, होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट। ठीक है, नाउ वी आर बैक अगेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जरा वो क्वेश्चन आप लोग नोट करो और फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये उतार लिया आप लोगों ने? आई होप कॉपी कर लिया होगा। कॉपी कर लिया है? कॉपी कर लिया नेगी? जी सर। स्टैंजियन कॉपी हो गया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, कॉपी हो गया, ओके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन, जरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, एक बुक में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी भेजूंगा, तो एक मिनट ध्यान देना। क्वेश्चन एक देखते हैं इसका। देखो, क्वेश्चन है आपका, सपोज द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8 y। ठीक है, यही वाला कर लें या एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, या आपकी बुक में से क्वेश्चन देखते हैं। जरा बुक आप लोगों के पास है? जरा बुक निकालना अपनी, ताकि आप वहीं से कर पाओ। चलो छोड़ो, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, टाइम कम होने वाले बच्चे, अब ध्यान दो जरा, मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं, वो आप देख लो। ठीक है, सपोज किसी इकोनॉमी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 600 करोड़। किसी इकोनॉमी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ है, और कंजप्शन फंक्शन जो है उसका, कंजप्शन फंक्शन है 200 प्लस 0.8 y। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको निकालनी है। ठीक है, अब कैसे ये क्वेश्चन करोगे? इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम क्या होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा AE इक्वल्स टू C प्लस आई, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं Y इक्वल्स टू C प्लस आई। तो वहीं से देखेंगे इसको, y इक्वल्स टू C प्लस आई। यहां पे C की वैल्यू रखोगे, y इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस 0.8 y। तो 200 प्लस 0.8 y, और I की वैल्यू कितनी है? दैट इज 600 करोड़। ठीक, तो y क्या हो जाएगा? y, ये वाला 0.8 इधर आ जाएगा, तो y माइनस 0.8 y इक्वल्स टू 200 प्लस 600। ये सब करोड़ में चल रहा है, इट इज 0.2y, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1y माइनस 0.8y, तो दैट इज 0.2y इक्वल्स टू 800 करोड़, एंड y इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 0.2, so that is 4000 crore. Got it? Any doubt? ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड से भी निकाल सकते हो उसको, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। दूसरे मेथड में आपके लास्ट में इक्वेशन क्या आई थी? लास्ट में इक्वेशन आई होगी आप लोगों के, जब पिछले हम लोगों ने भी इक्वेशन निकाली थी, वो क्या थी? दैट इक्वेशन वाज A प्लस I डिवाइडेड बाय क्या? 1 माइनस बी, 1 माइनस बी
यहाँ पे भी आप सीधा फॉर्मूले में रखते हैं तो ए क्या है यहाँ पे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन दैट इज 200, तो 200 आई क्या है यहाँ पे 600, और 1 माइनस बी कैसे निकलेगा, 1 माइनस बी क्या है, 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी ये वाला, ये 0.8 बी है, 1 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 0.2, तो 800 डिवाइडेड बाय 0.2, अगेन इट इज 4000। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते या इस वाले फॉर्मूले से निकालते, आंसर वही आएगा, उसी तरीके से आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दूसरा मेथड जो है निकालने का वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इक्वलिटी का, वो हम करेंगे कल वाले लेक्चर में, ठीक है। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉपी हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, या कल जब ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला भी करा लेंगे तो पूरा एक लेक्चर क्वेश्चन सॉल्विंग पे रखेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पहले फोटोकॉपी दे दूंगा, फिर साथ में वो सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल केवल आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।